Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your next day of Mission UPSC 2027 जिसमें हमारा आज का टारगेट था पॉलिटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या था, कैन यू थिंक ऑफ द वेज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। देखो ये बोल रहे हैं कि आप कोई तरीके बता सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए, मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग ली जाती है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो किस तरीके से लिए जाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आप ऐसे कह सकते हैं नॉन क्वेश्चन है। जैसे कि पहला पॉइंट हम देखें, मेजॉरिटी रूल। देखो मेजॉरिटी रूल से मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक डिसीजन जब लिया जाता है तो मेजॉरिटी बेसिस पे लिया जाता है, यानी कि जितने सबसे ज़्यादा हम ऐसे लेते हैं ना डिसीजन, जैसे इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो जिसको वोट मिलते हैं वो जीतता है इलेक्शन, तो यानी कि मेजॉरिटी बेसिस पे हम लोग के यहाँ चलता है। तो वही है द मोस्ट कॉमन मेथड वेयर डिसीजंस आर मेड बाय वोटिंग एंड द ऑप्शन विद द मोस्ट वोट्स विन। जैसे कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव में अगर मैं बोलूँ मॉनिटर किसको बनाना है, तो लेट्स से इट्स अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इफ आई एम आस्किंग एवरीवन एंड वन पर्सन गेट मोर वोट, हायर वोट देन अदर स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि यार वो जीत गया। दैट मीन्स मेजॉरिटी रूल इज द फर्स्ट वे। दूसरा कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब हुआ कि लोगों से मिल बांट के पूछ लिया कि यार आप बताइए कि कौन नेता बनना चाहिए, किसको बनाना चाहिए या कौन जीतना चाहिए। तो कंसेंसस बेसिस पे आपस में बातचीत करके भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है पंचायत वगैरह में, हालांकि हर जगह नहीं होता, पर कई जगहों पे ऐसा होता है कि डिस्कस ऐसे किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड पॉइंट विच सेज, हाँ कंसेंसस समझ आ गया होगा। कंसेंसस, ऑल द मेंबर्स डिस्कस द इशू, सारे मेंबर्स मिलकर डिस्कस करते हैं इशू अंटिल द रीच एन एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। दिस मेथड इंश्योर्स दैट नो वन इज कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड, कि सब मिलकर डिसाइड करते हैं, एक एग्रीमेंट, एक कंसेंसस बना लेते हैं कि यार सबको क्या चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, एंड देन जब तक कोई सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब डेलिब्रेटरी हम चाह रहे हैं कि ये ही जीते, डेलिब्रेटरी अपनी मर्जी से, एक तरीके से एक ओपन डिस्कशन जहाँ पे मेंबर्स आर्ग्यूमेंट्स अपने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अपने अपने डिस्कस कर रहे हैं आइडिया, ठीक है। दैट इज डेलिब्रेशन। जैसे कि पार्लियामेंट्री डिबेट में लॉ मेकर्स डेलिब्रेट ऑन बिल्स कंसीडरिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स बिफोर वोटिंग, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या है, रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होगा कि सिटीजन, जैसे हम लोग अभी भी करते हैं कि अपने डेमोक्रेसी कंट्री में कि मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर देना, तो सिटीजन इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। दिस इज एसेंशियल इन लार्ज डेमोक्रेसी। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें, एमपीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड मेक द लेजिस्लेटिव डिसीजंस इन पार्लियामेंट, ठीक है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं जिसमें सिटीजन्स को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप लोग भी पब्लिक डिस्कशंस में शामिल हुए, आप लोग भी पब्लिक डिस्कशंस जो हो रहे हैं उसमें बताइए कि आपका क्या ग्रीवियंसेस है, आपकी क्या इस चीज़ पे कहना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होना, कि सिटीजन्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग थ्रू पब्लिक डिस्कशंस, कंसल्टेशंस और इवन डायरेक्ट वोटिंग। In local governance like gram sabhas in India, village participate directly in decisions which is related to the development projects and resource allocation। कि जो ग्राम सभा वगैरह जैसे इंडिया में होता है, वहाँ पे विलेजर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उन डिसीजंस में जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड है या फिर रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड है, ऐसे प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 6th पॉइंट विच इज़ रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। देखो प्लेबिसाइट हो सकता है आपने पहली बार वर्ड सुना, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट क्या होता है, ये भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग अपने अभी हम जब आगे पढ़ते रहेंगे ना, पॉलिटी को थोड़ा और पढ़ेंगे तो रेफरेंडम वर्ड ऐसा हो जाएगा, आपको यूज हो जाएगा कि यार ये तो बहुत बार पढ़ा है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट वोट हो रहा है इन विच एन एंटायर इलेक्टोरेट इज इन्वाइटेड टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर प्रपोजल। देखो जैसे कि एक डायरेक्टली वोट किया जा रहा है जिसमें पूरे का पूरे इलेक्टोरेट को इन्वाइट कर दे कि आप इस पर्टिकुलर एक प्रपोजल है तो इस पर आप उस हिसाब से वोट दे दीजिए। तो एक पर्टिकुलर प्रपोजल के बेसिस में डायरेक्ट जब वोट लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंडम या फिर प्लेबिसाइट। जैसे कि 2016 ब्रेक्सिट रेफरेंडम वेयर यूके सिटीजंस वोटेड ऑन वेदर टू रिमेन इन और टू लीव द यूरोपियन यूनियन, कि मतलब डायरेक्टली वोट ले लिया कि यार बता दो इसको रखना है नहीं रखना, इसको इलेक्ट करना है नहीं करना, इस तरीके से हम बोलते हैं रेफरेंडम, ठीक है। देन वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, डिसेंट्रलाइज होना कि एक के हाथ में पावर नहीं देना, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं देना, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सेंट्रल के हाथ में नहीं होनी चाहिए पावर, डिसेंट्रलाइज कर दो। जैसे कि थोड़ा स्टेट लेवल पे भी हो, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो, लोकल लेवल पे भी हो, तो पावर जब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है लोकल और रीजनल अथॉरिटीज़ को विच अलाउइंग डिसीजंस टू बी मेड क्लोजर टू द पीपल दे अफेक्ट। जैसे कि पंचायती राज, जो हमने पंचायती राज पढ़ा था, हमने उसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था। देन वी हैव डेलिब्रेटिव पोलिंग। डेलिब्रेटिव पोलिंग का मतलब एक वो मेथड है जहाँ पर रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है,
ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अ मेथड वेयर अ रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल इज प्रोवाइडेड विद इन्फॉर्मेशन ऑन एन इशू विच इज़ अलाउड टू डिस्कस इट एंड देन पोल टू रिफ्लेक्ट इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। कि रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, एक इशू के बारे में डिस्कशन किया, उनको बोला कि आप लोग भी बताइए आपका क्या इस पर वो है व्यू पॉइंट, एंड देन उस हिसाब से पोल करवा दिया। ठीक है, जैसे सिटी काउंसिल माइट ब्रिंग टुगेदर सिटीजन्स टू डेलिब्रेट ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसीज बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजंस। तो ये सारे मेथड्स है जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी होती है। तो ये क्वेश्चन वही है कि अलग अलग तरीके के कौन कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें से वी एज अ इंडिया कैन चूज विच इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी। देखिए, वैसे देखा जाए तो डेमोक्रेसी से बेटर कुछ नहीं है, बट स्टिल कुछ चीज़ें होती है जैसे हम देख लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं बाकी और कौन कौन सी गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं। पहले फॉर्म समझ लेते हैं, फिर समझ लेंगे कि क्या बेटर है। देखो, डेमोक्रेसी क्या है, सबको पता है कि दैट पावर लाइज विद द पीपल एंड हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसमें हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया और यूएसए जैसे डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। देन वी हैव मोनार्की। मोनार्की मतलब मैंने आपको बताया था, मोनार्क मीन्स वन सिंगल पर्सन, लाइक किंग हो, क्वीन हो, कोई रूल कर रहा हो पूरे किंगडम को, विच इज़ ऑफन इनहेरिटेड थ्रू फैमिली लिनेज, मतलब पुराने समय से हेरिडेटरी चल रहा हो। जैसे कि सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है, यूनाइटेड किंगडम में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहाँ पे मोनार्क एक सिंबॉलिक है कि भाई किंग होता है, राइट। रिपब्लिक की अगर हम बात करें, रिपब्लिक क्या होता है, एक वो स्टेट जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जा रहा है, बट हेरिडेटरी मोनार्की नहीं है, मतलब कि मोनार्की की तरह हेरिडेटरी नहीं है, बट रिपब्लिक इस तरीके से हो गया कि यहाँ पे एक स्टेट यानी कि एक सिटी, एक कंट्री में एक पूरा हेड ऑफ द स्टेट बता दिया कि ये कंट्री का हेड है। ठीक है, जैसे इंडिया और फ्रांस में भी ये होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, जहाँ पे पावर दी जा रही हो कुछ सिंगल लीडर के हाथ में या कुछ सिंगल ग्रुप्स के हाथ में, बट कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम्स लिमिट करी गई हो। जैसे नॉर्थ कोरिया में ये आज भी चलता है कि पावर्स क्या कर रखी है कुछ लोगों के हाथ में या फिर एक सिंगल लीडर के हाथ में दे रखी है विद कुछ लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम्स, कि ऐसा भी नहीं कि अपनी मन से सब कुछ करे जैसे मोनार्की में होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम्स है। देन वी हैव टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, एक और अथॉरिटेरियनिज्म का एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है जहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टेट कंट्रोल है ऑलमोस्ट हर तरीके से, जहाँ पे सबका मतलब सारा क्या है कंट्रोल स्टेट के हाथ में। देखो, अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, हमने देखा कि जिसमें हमने कहा कि एक सिंगल लीडर या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पावर उनके हाथ में है, बट टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है अथॉरिटेरियनिज्म का, यहाँ पे स्टेट कंट्रोल कर रही है हर तरीके की चीज़ें, जैसे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। जैसे जब हिटलर के टाइम पे होता था ना, नाजी जर्मनी के टाइम पे, तो वो उसका एक एग्जाम्पल है। थियोक्रेसी क्या होता है, थियोक्रेसी होता है एक वो सिस्टम जहाँ पे रिलीजियस लीडर रूल कर रहा है इन द नेम ऑफ गॉड और अ डिवाइन पावर, मतलब कुछ रिलीजियस बिलीफ मानते हैं वहाँ पे लोग, और रिलीजियस लीडर बनाया जाता है, मतलब धर्म के हिसाब से रूलर बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है इन द नेम ऑफ गॉड। जैसे ईरान में जहाँ पे इस्लामिक लॉ एक गवर्नेंस का बेसिस था। ओलिगार्की, मतलब नाम से समझ आता होगा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो जहाँ पे पावर कुछ लोगों के हाथ में है, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी वेल्थ कैसी है, उनकी फैमिली के रिलेशंस कैसे है और मिलिट्री कंट्रोल कैसे है। ठीक है, अनार्की क्या होता है, अनार्की मतलब हो गया कोई भी एक गवर्नमेंट और अथॉरिटी कुछ है ही नहीं, सब खुद को खुद गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस हो रही है और डिसऑर्डर हो रहा है। फेडरलिज्म पता होगा आपको कि जहाँ पे पावर डिवाइडेड है, सेंट्रल, स्टेट और इवन लोकल में भी। ठीक है, जो इंडिया में भी आपको पता चलता है फेडरलिज्म। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे पावर पूरे के पूरे एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में हो, जिसमें कुछ लिमिटेड पावर्स लोकल अथॉरिटीज़ को दी गई हो। वैसे सारी मेन पावर सारी सेंट्रल अथॉरिटी को है, बट कुछ पावर्स ऐसी अभी भी जो लोकल अथॉरिटीज़ को दी गई है, दैट इज नोन एज यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे फ्रांस और चाइना में। अब इट माइट फील कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, इतने सारे बता दिए मैम ने, तो जस्ट अ बेटर थिंग इज यू जस्ट राइट ऑन योर ओन, एक बार लिखो, अपना एक पॉइंट बनाओ, फेडरलिज्म टू क्या, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, यूनिटरी गवर्नमेंट दिस, डेमोक्रेसी दिस, डिक्टेटरशिप दिस, मोनार्की दिस, ऐसे लिख लो, तो उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने समझी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। अब इंडिया के लिए क्या पॉसिबल है, ठीक है, व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर इंडिया अदर देन डेमोक्रेसी एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं कि इंडिया ने आपको पता है डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रखा है एज इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू डाइवर्सिटी, हिस्ट्री एंड द डिजायर टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल। But discussion often arise about alternative form of government that might address India's challenge more efficiently. So here are some key alternative, जैसे टेक्नोक्रेसी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं टेक्नोक्रेसी। पहला पॉइंट हो गया टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी क्या होता है कि गवर्नेंस होना
गवर्नेंस जो भी हमारा मतलब गवर्नमेंट जो है कौन चला रहा है वो चीज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल या टेक्नोक्रेट्स कर रहे हो, ठीक है, एक अलग तरीका। क्योंकि इंडिया आपको पता है इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, साइंटिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस बहुत है, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो रादर देन इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स के थ्रू भी हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस बट यही रहेंगे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी रहेगी, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक का ये फीचर हट जाएगा कि पब्लिक के पास राइट है। एंड पोटेंशियल डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रियलिटी, कि रियल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सोशल रियलिटी, वो चीज़ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो उसके पॉजिटिव और प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। दूसरा पॉइंट है बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप, विच मीन्स अ सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर। एक सिंगल रूलर हो जो उसके पास पूरी की पूरी पावर हो और जो पूरा का पूरा इंटेंशन हो कि यार उसको वेलफेयर के लिए काम करना है। बट लाइक दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कोई ऐसा रूलर जिसके हाथ में सारी पावर हो और वो भी इंटेंशंस के साथ काम करे, वेलफेयर के साथ। तो क्यों, हालांकि चैलेंज है बट क्यों करना चाहिए कंसिडर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी, रिफॉर्म्स वगैरह जो होंगे इम्प्लीमेंटेशन बिना किसी पॉलिटिकल अपोजिशन से होगा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेंगे। बट चैलेंज ये करप्शन, पावर अब्यूज़ एंड इवन सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, कोई चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है, कौन इसको अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, है ना। फेडरलिज्म विद मोर डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म विद मोर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि फेडरलिज्म जो इंडिया में अभी भी है बट उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा बढ़ा दो। ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट की वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो बेटर गवर्नेंस के लिए और इवन रीजनल इशूज़ के लिए। क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी देखो, अब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इतनी अलग अलग डिमांड है, तो लोकलाइज सोल्यूशंस भी ज़रूरी है रादर देन कि सिर्फ सेंट्रली सारे डिसीजंस ले। बट इसमें रिस्क ये है, लड़ाइयाँ हो सकती है स्टेट्स के बीच में, नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हो सकती है, रीजनलिज्म का भी रिस्क है, तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं इसमें। मेरिटोक्रेसी, कि भाई जो भी गवर्नमेंट बन रही हो वो इंडिविजुअल उस बेसिस पर सेलेक्ट किया जाए कि उसकी एबिलिटी, मेरिट नाम से समझ आ रहा होगा ना, एबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, मेरिट क्या है। बट क्यों कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर हम एफिशिएंटली किसी अपने एडमिनिस्ट्रेशन किसी को दे रहे हैं, गवर्नमेंट किसी को बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन की कमी होगी, करप्शन कम होगा, नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा कम होगा। नेपोटिज्म इज़ द बिगेस्ट रीज़न। चैलेंजेस इसमें ये रहेगा कि कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ने की कोशिश होगी और इवन हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग हैं जो आज भी पढ़ नहीं पा रहे बट हो सकता है लीडरशिप अच्छी हो, बट सिंस बिकॉज हम लोग इस बेसिस पे कर देंगे मेरिटोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बन जाएगा। देन वी हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर सकते हैं जिसमें एक सिंगल हेड हो, जैसे प्रेसिडेंट जो होते हैं जिसमें पावर सेपरेट कर दियो कि ये प्रेसिडेंट की पावर है, लेजिस्लेचर की पावर है, इस तरीके से। इससे क्या फ़ायदा होगा कि लीडरशिप फास्ट होगी, डिसीजंस मेकिंग में थोड़ा सा फास्टर डिसीजन होगा, और इवन जो कोलिशन जैसे जो इशू आते हैं जिसमें दो पार्टी मिक्स हो रही है, मिक्स मतलब सारी कोलेट कर रही है, मिल रही है, वो भी कम होने के चांसेस होंगे। बट रिस्क ये अथॉरिटेरिज्म आ जाएगा कि एक हाथ में पावर आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की भी वीक हो जाएगा। सोशलिज्म का मतलब क्या होगा, भाई स्टेट का कंट्रोल थोड़ा बढ़ा देना, गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा बढ़ा देना रिसोर्सेज के ऊपर और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सो दैट इनइक्वालिटी कम होए, ठीक है। अब इससे ये तो होगा कि पॉवर्टी वगैरह की चीज़ हैंडल हो जाएगी, पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो भी कम हो जाएगा, बेसिक सर्विसेज भी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी आएगी, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं रहेगी और इकोनॉमी की ग्रोथ धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों इंडिया में अभी भी डेमोक्रेसी ही चलनी चाहिए, द रीज़न बिहाइंड इज कि हालांकि ये ज़रूर है कि भाई डेमोक्रेसी की वजह से या हम नॉर्मली क्या है, करप्शन है, इनएफिशिएंसीज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बट स्टिल रिप्रेजेंटेशन होगा हर ग्रुप का, इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगी, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, अगर भाई पीसफुली अगर किसी को करना भी है तो पीसफुली ट्रांजिशन हो, और अपॉर्चुनिटी भी पब्लिक पार्टिसिपेशन में मिलेगी क्योंकि सबके पास राइट होगी कि वो लोग वोट में खड़े हो सकते हैं। क्या बेटर ऑप्शन है, देखिए हर फॉर्म में प्रोज और कॉन्स है, बट इंडियाज कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक, रीजनल डाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री मेक डेमोक्रेसी द मोस्ट सूटेबल। However, more decentralized, merit-based and accountable democratic system could be an improved version of what we have today. तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी है वो भी लाई जा सकती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं फिर भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ मच बेटर इन वेरियस एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, व्हाट आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। कुछ तो हमने बुक में पढ़े थे, मैंने इसमें वो भी डाल दिए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे इनएफिशिएंसी और स्लो डिसीजन मेकिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे डिबेट होना, इलेक्शंस होना, कंसल्टेशन होना, कहीं ना कहीं स्लो डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोकस है कि हर एक लीडर ये कोशिश करता है कि शॉर्ट टर्म गेन्स करवाए नेक्स्ट इलेक्शन में, भाई कि हम लोग तो नेक्स्ट इलेक्शन भी जीते, इसके लिए हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके लोगों को खुश कर देते हैं, बट कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ इलेक्टिंग इनकम्पिटेंट लीडर्स, जिसका मतलब यही है कि लीडर्स जो चूज़ किए जाते हैं किस बेसिस पे चूज़ हो रहे हैं आजकल, पॉपुलैरिटी के बेसिस में, रादर देन उनकी नॉलेज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, ठीक है।
करप्शन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी बहुत है कि पॉलिटिशियन कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करें, लोगों को लाइक फेवरेटिज्म वाली चीज़ें करते हैं वोट्स को जीतने के लिए जैसे कि फ्रीबीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना कि लोगों को अट्रैक्ट करें, फ्रीबीज़ दे देते हैं कि लोग खुश हों और हमको एक वोट दें। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा करी जाती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स यही होता है कि वोट जीतने के लिए बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स हम कह सकते हैं जो करे जाते हैं। मेजॉरिटी टायरनी मीन्स यही हो गया कि मेजॉरिटी ग्रुप डोमिनेट करता है, माइनॉरिटी ग्रुप सप्रेस हो जाता है। आपको पता है मेजॉरिटी के सबसे वोट्स इलेक्शन में जीते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड इवन फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसीज। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसीज के आने की वजह से तो इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाता है किस तरीके से, मीडिया में ऐसी चीज़ें दिखा के, किसी एक पार्टी के फेवर में प्रोपोगेंडा बना के, मिस इन्फॉर्मेशन दिखा के, जो कहीं ना कहीं वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कहीं ना कहीं बायस्ड और अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस की तरफ लेके जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस यही है कि इलेक्शंस जब होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इलेक्शंस करना, बहुत सारा रिसोर्सेज भी लगता है, ठीक है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ लग जाते हैं। मॉब मेंटालिटी यही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन समटाइम बी इन्फ्लुएंस बाय इमोशनल अपील्स एंड मास हाइस्टीरिया रादर देन रैशनल डिसीजन मेकिंग। कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आज के टाइम पे है वो कहीं ना कहीं इमोशनल ही ज़्यादा कनेक्ट हो गया है, रादर देन रैशनली कोई नहीं सोचता है। पॉपुलिज्म के हिसाब से कि कौन सा नेता फेमस है, क्या है, कौन से, उस बेसिस पे इलेक्शन लोग सोचने लग गए हैं, ठीक है, कि ये चीज़ इसके साथ ऐसा हो गया तो वाओ ये बट अच्छा है। ऐसे करके हम लोग इमोशनली चीज़ों को देखने लग गए रादर देन रैशनली। वोटर एपैथी एंड इग्नोरेंस, कि कहीं ना कहीं कुछ वोटर्स आज भी ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सी पॉलिसीज़ अच्छी है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है इलेक्शन में जीतने के लिए, लोगों को नहीं पता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी इन रिसोर्सेज में इनइक्वालिटी की, बहुत सारे जो अमीर कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। अनइन्फॉर्म मासेस, वही है कि वोटर्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली होती, अवेयरनेस नहीं है कि भाई कौन सा इलेक्शन, कौन अच्छा है नेता, कौन नहीं, उनको जो दिखता है वो उस हिसाब से वोट दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल चॉइस जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू कोलिशन, अगर कोलिशन हो जाता है तो उसकी वजह से और इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जो ऑफिसर इलेक्ट हो गए तो कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट करने की कोशिश करता है एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो पावर में आ जाता है, बस वो ये कोशिश करता है कि यार मैं नेक्स्ट इलेक्शन में जीत जाऊँ, तो वो इतना ज़्यादा अपने हिसाब से चलते हैं, शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम है। वोट मैनिपुलेशन करना पॉपुलिज्म के थ्रू, ठीक है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि इमोशनली और इवन जो फेमस हो जाते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वो बन गया है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वोट्स जीतने की कोशिश करते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर दी, ये सब तरीके की चीज़ों के थ्रू। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने की वजह से भी डिस्ट्रप्शन होता है, अगर बार बार इलेक्शंस होंगे, बार बार चीज़ें चेंज होंगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी इफेक्ट होती है। पोलराइजेशन एंड डिविजन, की पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ऑफन डीपन्स डिविजन्स विद सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी और रीजन। देखिए, पोलराइजेशन मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए एक तरीके से, डिवीजन हो जाता है। जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का डिवीजन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एथनिसिटी, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहती है लीडरशिप में, कमी हो जाती है उस चीज़ की, क्योंकि जब लीडरशिप बार बार चेंज होंगी, इलेक्शन साइकिल्स बार बार आएंगे, तो कहीं ना कहीं चेंजेस भी बहुत आएंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है कि डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाएंगे। मान लो कोई एक सरकार आके बोल रही है कि मैं 5 साल में ये करने की कोशिश करूँगा, एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करवा दी, इलेक्शन होने के बाद वो हार जाए दूसरे 5 साल बाद, तो वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें ही कंसिस्टेंट नहीं हुई ना, कि अब वो हो सकता है दूसरे वाले को नहीं पसंद हो। क्वांटिटी पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं क्वालिटी से ज़्यादा, तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के हिसाब से हम देखते ही नहीं देखते क्वालिटी क्या है। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह बहुत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो वाइल डेमोक्रेसी इंश्योर्स पार्टिसिपेशन एंड फेयरनेस, इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफन फेल्स शॉर्ट ड्यू टू ह्यूमन वीकनेस, सिस्टमेटिक फ्लॉज एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हमारे पास पॉवर्टी, मतलब क्या इंडिया में पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक है, या फिर हमारे यहाँ पॉवर्टी है डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी होने के बाद भी यहाँ इंडिया में पॉवर्टी है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है ये, दैट दिस इज अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। पॉवर्टी इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स इशू and it's debated whether democracy contributes to it or whether poverty exists despite the democratic system। अब पहला आर्गुमेंट देख लेते हैं कि पॉवर्टी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। पॉवर्टी इसलिए बिकॉज हम लोग डेमोक्रेटिक है, इसके क्या आर्गुमेंट्स बन सकते हैं कि यार
आज भी ऐसा है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो होते हैं वो लोग जीतने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिचर सेक्शन वाले लोग टारगेट हो जाते हैं। फ्रीबीज वगैरह देने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस किस पे फोकस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स से सब्सिडी दे दिया, लोन वेवर्स, फ्रीबीज दे दी वोट्स जीतने के लिए। कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ला रहा कि जिससे पॉवर्टी खत्म हो सके, शॉर्ट टर्म के लिए सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी है। दूसरा रीजन पॉलिसी पैरालाइज। पॉलिसी पैरालाइज का मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इज ऑफन स्लो एंड इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल कंपटीशन। कि जो डेमोक्रेटिक जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में बहुत ही स्लो हैं और पॉलिटिकल कंपटीशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह और जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है वो कहीं ना कहीं डिलेड हो जाते हैं, लेट होते हैं। तो पॉलिसी पैरालाइज हो जाती है एक तरीके से। रिफॉर्म्स लाइक लैंड एक्विजिशन लॉ, लेबर लॉ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन टुक ईयर्स ड्यू टू पॉलिटिकल अपोजिशंस। तो कहीं ना कहीं सालों लग जाते हैं पॉलिटिक्स लेके आना, तो पॉलिसी पैरालाइज हो जाना। ठीक है। करप्शन और मिसमैनेजमेंट, कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी होता है डेमोक्रेसी में वो अपने मिसयूज़ करते हैं अपने फंड्स को, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए होते हैं उसकी जगह वो मिसयूज़ कर रहे हैं, करप्शन है। ठीक है। जैसे मनरेगा स्कीम्स में करप्शन देखने को मिलती है। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, की गवर्नेंस जो है बटी हुई एक तरीके से, कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको पता है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ मतलब कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड है चीज़ें, इनकन्सिस्टेंट है कि किस कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कुछ पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजीज वगैरह में सब तरीके से बिखरी हुई आप ऐसे कह सकते हैं। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एंड रिसोर्स ड्रेन, की जब इतने ज़्यादा इलेक्शंस हो रहे हैं तो आधा टाइम, आधा पैसा और आधा रिसोर्सेज तो इसमें लग रहा है कि इलेक्शन कब करने हैं, कौन खड़ा होगा, कहाँ पैसा कहाँ लगा है। तो ये चीज़ें तो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम में भी लग सकती थी ना, बट इलेक्शंस इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं उस वजह से भी हम दिक्कत कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन का जो पार्ट था वो था कि पॉवर्टी एग्जिस्ट बीइंग डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी होने के बाद भी आज भी पॉवर्टी है। उसके क्या रीजन हो सकते हैं? देखो, पहला रीज़न है हिस्टोरिकल रीज़न, कॉलोनियल लीगेसी, कि इंडिया ने शुरू से पॉवर्टी अपने कॉलोनियल पास से इंडिया के अंदर गरीबी है, पॉवर्टी है, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है, हमारे रिसोर्सेज साले ब्रिटिशर्स ले गए थे सारे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स की वजह से, ब्रिटिश रूल जब था इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री थोड़ी सी पॉवर्टी की तरफ चली गई थी। ठीक है। जब इंडिपेंडेंस हुई, जब भी इंडिया की लिटरेसी रेट सिर्फ 12, तो पहला रीज़न हम लोगों ने देखा हिस्टोरिकल और कॉलोनियल लीगेसी। दूसरा रीज़न है पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि रिसोर्सेज पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ना, एम्प्लॉयमेंट में इतनी नहीं बन पा रही है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफन ऑफसेट्स द गेन्स विच इज़ मेड बाय द वेलफेयर प्रोग्राम्स। कुछ इनइक्वालिटीज़, जैसे कास्ट सिस्टम हम देखते हैं, कास्ट इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बन जाता है कि इंडिया में अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि पॉवर्टी खत्म हो पाए। ठीक है। आप देखेंगे दलित, आदिवासी एंड वुमेन, हम लोगों ने ये सारा पढ़ा है किस तरीके से हम देखते हैं अभी भी इनइक्वालिटी, तो कहीं ना कहीं गरीबी नहीं खत्म हो पा रही है। लोग बराबर ही नहीं मानेंगे तो लोग कैसे उनको काम देंगे, कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, कैसे वो पढ़ पाएंगे, तो वो चीज़ें हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी, जैसे कहीं ना कहीं रिसेशन, इन्फ्लेशन, ट्रेड डिस्ट्रप्शन आना, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पॉवर्टी को इफेक्ट करता है। ठीक है। डेमोक्रेटी एक प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर चेंज। देखो, डेमोक्रेसी के आने से सोशल मूवमेंट्स, पब्लिक डिबेट्स और रिफॉर्म्स वगैरह हैं जो पॉवर्टी कम कर सकते हैं, बट धीरे धीरे होगी। जैसे RTE एक्ट, अपर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जो इसलिए आया क्योंकि डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। कंक्लूजन में यही है कि पॉवर्टी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी कैन समटाइम्स स्लो डाउन रिफॉर्म्स, कि कभी कभी रिफॉर्म स्लो कर देता है, और इवन कई बार इनएफिशिएंट गवर्नेंस होता है क्योंकि कंपटीशन और करप्शन की वजह से। और पॉवर्टी डिस्पाइट डेमोक्रेसी में ये है कि पॉवर्टी फिर आज भी एग्जिस्ट कर रही है डेमोक्रेसी के आने के बाद भी, क्योंकि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। बैलेंस व्यू में ये लिख देना, डेमोक्रेसी थॉट दो imperfect ensures that poverty remains a key issue in political discourse. Many countries with non-democratic government also face poverty, showing that democracy itself is not the root cause. Strengthening democratic institution, reducing corruption and focusing on long-term development can help reduce poverty significantly. Last question, how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. किस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल की वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से लिंक्ड है। देखो, डेमोक्रेसी एंड द राइट टू वोट, डेमोक्रेसी आपको पता है इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन के ऊपर बेस्ड है। बिना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है, क्योंकि फिर सबकी आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी। हम अगर सबको राइट ही नहीं देंगे वोट देने का, तो कहीं ना कहीं ऑल द वॉइसेस आर नॉट हर्ड। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में लिमिटेड सफरेज जैसी चीज़ें देखने को मिली। इवन सऊदी अरेबिया में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल है जिनको प्रॉपर्टी ओनर्स, मैन और इवन कुछ रेशियल ग्रुप्स के हिसाब से वोटिंग पावर दी गई थी। तो स्ट्रगल करना डेमोक्रेसी के लिए ऑफन इसका मतलब ये भी हो जाता है कि द डिमांडिंग दैट ऑल द एडल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, एजुकेशन हैव द राइट टू वोट। दूसरा रीज़न किस तरीके से हम कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से लिंक्ड है, हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स अक्रॉस द वर्ल्ड,
जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, सफरेज मूवमेंट जो हमने पढ़ा था, इवन सिविल राइट मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा, ये दो तो एटलीस्ट हमने पढ़े। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था कि इसमें डिमांड की गई थी इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को लेके। इट अबॉलिश मैनी प्रिविलेजेस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, वोटिंग राइट वर इनिशियली लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। Over time, the democratic government in France pushed for universal male suffrage and later included women after such struggle. सफरेज मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ जिसमें हमने पढ़ा था कि women को राइट टू वोट की बात हुई थी, सिविल राइट मूवमेंट में भी यही हुआ था। तो ये सारे मूवमेंट्स हुए थे जिसमें यही चला कि यार सबसे बड़ा वोटिंग राइट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने भी बहुत स्ट्रगल किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए, ठीक है। पहले ऐसा होता था ब्रिटिश के टाइम पे वेल्दी और एजुकेटेड लोगों के पास राइट्स थी, बट फिर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, जिसके बारे में हमने डिटेल में पहले भी पढ़ा है। फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी इस चीज़ के लिए कि इंडिया को डेमोक्रेटिक इंडिया बनाना है जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देनी है। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इंडिया देखो सोशल डिवीजन हो रहा था हर तरीके से, कास्ट, जेंडर, इन सब के बेसिस में, तो ज़रूरी था ये चीज़ें ख़त्म की जाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये हुआ कि हर इंडिया रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड कि सबके पास एक इलेक्शंस की राइट हो, सबके पास एक इलेक्टिंग राइट्स हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में आया उसमें भी गारंटी की गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फ्रॉम डे वन, अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज विच। देखो इंडिया में ऐसा हुआ जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है उसी दिन से ये हो गया कि सबको वोटिंग पावर दी जाएगी। बाकी कंट्रीज़ में तो टाइम लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद भी टाइम ले लिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है? इक्वालिटी के लिए, सबसे पहले इक्वालिटी लेके आता है। दूसरी चीज़ रिप्रेजेंटेशन होता है कि बहुत सारे लोग, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पावर मिलती है कि वो लोग भी इलेक्शंस में लड़े, वोट दें। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और एम्पावरमेंट होती है। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको भी पावर मिलती है, वोटिंग राइट से उनको एम्पावरमेंट मिलती है, वुमेन, लोअर कास्ट वगैरह को, कि वो लोग भी जस्टिस और इक्वालिटी की तरफ जा सके, डिमांड कर सके। पर चैलेंजेस भैया आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट क्लास बैरियर, कॉलोनियलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे साउथ अफ्रीका एंटी एफॉर्डाइट मूवमेंट, ठीक है, जिसमें नेल्सन मंडेला और ये वाला हमने पढ़ा भी है। इवन इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी और कुछ चार्टिस्ट मूवमेंट भी हुआ था यूके में, ठीक है, जिसमें एक वर्किंग क्लास मूवमेंट हुआ था ये 19th सेंचुरी के टाइम पे, जिसमें हर वोटिंग राइट्स मांगी गई थी मेन के लिए, और इवन कि सबको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, सब मैन को मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द वेल्दी मैन, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही है, द डिमांड फॉर द एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज़ बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड बिकॉज वोटिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। No democracy is complete without universal adult franchisee, as it ensures that every citizen, regardless of background, has a voice in shaping the government and its policies. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ। सो सी यू इन द वीडियो। थैंक यू सो मच।